कि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हाँ जी बिल्कुल, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए खुराक और एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, इस पे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अपने आप को, जिस्म को तंदुरुस्त रखा जाता है और ख़ुराक क्या क्या होनी चाहिए अपने जिस्म को फिट रखने के लिए। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर पाकिस्तान में 5वीं पोजीशन लेने वाले जो साद निसार हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं सर कैसी डाइटिंग और कैसी वर्जिश करते हैं जिससे आप अपने इतने फिट रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इसके लिए डाइट बहुत मैटर करती है और डाइट के लिए अच्छी एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। एक्सरसाइज में कार्डियो और टाइम ज़्यादा दिया है जिम को, और डाइट को क्लीन फूड बहुत लिया, और क्लीन फूड की वजह से जो हम क्लीन फूड लेंगे तो वही हमारी बॉडी पे लगेगा, ये चीज़। अच्छा, इसमें ये टाइमिंग क्या करते हैं आप? कितना टाइम होता है? आधा घंटा, 1 घंटा, या कितना टाइम होता है आपका एक्सरसाइज का? सबसे पहले तो इसमें मॉर्निंग में कार्डियो होती है, और कार्डियो के साथ हम एब्डोमिनल करते हैं, एब्स की एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद इवनिंग में दोबारा आना होता है। और इवनिंग में इंशाल्लाह हमने फिर करना होता है फ्री वेट। उसमें हमारी फ्री वेट ट्रेनिंग होती है बॉडी की। अच्छा, इसमें ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? फिल्म देखी है या क्या वजह बनी कि आप में शौक़ पैदा हुआ और आपने जो बॉडी बनाना शुरू की? एक्चुअली मैं मार्शल आर्ट्स का प्लेयर था, जिमनास्टिक्स का। तो मैं 5th क्लास से ही इस लाइन में लग गया हूँ फ़िटनेस की। तो तब से मुझे शौक़ है फ़िटनेस का। मैट्रिक के बाद मुझे शौक़ पड़ा, मैंने कहा ज़रा बॉडी शॉडी बनाएं। तो फिर कोचिंग नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। फिर मुझे कोच मिले यासिर भाई, ये इंटरनेशनल कोच है हमारे, यासिर फिजिशियन के नाम से इनकी है। तो उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया सारा कंपटीशन के लिए, और मैंने 25 डेज़ में ट्रांसफॉर्म किया। 25 डेज़ में मैंने ट्रांसफॉर्म करके और ये कंपटीशन जीता। अच्छा, शौक़ कहाँ से पैदा हुआ आप में कि ये जो है वो शौक़ मैं अब करूँ, अब करना चाहिए मुझे अपने जिस्म के लिए? देख के मीन्स के मैं जब इंस्टा पे देखता था, FB पे देखता था कि लोगों ने सबने बॉडीज़ बनाई है इतना, मैं सोचता कि मेरी बॉडी भी बन सकती है ऐसे। तो उसके लिए मैंने फिर स्ट्रगल शुरू कर दी। फिर मैंने गाइडलाइन ली, फिर मैंने उसके लिए पूछना शुरू किया कि कैसे करूँ। फिर अच्छे मुझे कोचेज़ नहीं मिले, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे मुझे कोचिंग अच्छी मिलती रही, मैं आगे अपग्रेड होता रहा। तो लास्ट में मुझे यासिर भाई मिले, जिन्होंने मुझे कम्पीट के लिए तैयार किया, और 25 डेज़ में मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। अच्छा, आप जब लाहौर गए और कैसा वहाँ पे टफ टाइम देखा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ में शामिल थे और बड़ी मुश्किल होती है जब आपके सामने वाले भी बहुत से लोग इकट्ठे हों और मुकाबला भी टफ हो, तो कितनी मुश्किल लग रही थी और क्या दिल में था, क्या फील कर रहे थे? फीलिंग ऐसी थी, जब मैं स्टेज पे जाने लगा था तो स्टेज में जब मैं एंटर हुआ तो सामने पहले मैंने क्राउड देखा। वो क्राउड देखा तो मेरे ख्याल से तो 1000-2000 तो सामने देखने वाले ही बैठे हुए थे। तो वहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मैंने दिल में ये सोचा कि अगर मैं आज भी कंफ्यूज हो गया ना तो फ़ायदा कोई नहीं है इतनी मेहनत करने का, इतनी डाइट करने का। मतलब कि टेम्परेचर की हालत में भी गेम करना, क्यों दिन थोड़े रह गए थे कंपटीशन में, 25 डेज़ में तैयारी करनी थी, उसके लिए टाइम थोड़ा था, फिर डबल ट्रिपल मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ी। अच्छा, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए खुराक और वर्जिश कितनी ज़रूरी है? सेहतमंद ज़िंदगी के लिए क्लीन फूड बहुत ज़रूरी है। क्लीन फूड, विदाउट क्लीन फूड आप कुछ बन ही नहीं सकते। अगर मैं अच्छी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्लीन फूड नहीं ले रहा, तो मेरी बॉडी वो ऑब्जर्व नहीं करेगी, मेरी बॉडी बन ही नहीं सकती। तो इसके लिए मेरा क्लीन फूड बहुत ज़रूरी है। और सेहतमंद देखना, आप अच्छा क्लीन फूड लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी क्लीन ही बनेगी। अगर डर्ट फूड लेंगे तो बॉडी भी डर्ट ही बनेगी आपकी, मतलब फैट्स नहीं जाएगी। अच्छा, हमारे साथ उस्मान भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ट्रेनर हैं उस्मान भाई, क्या कहेंगे? लॉकडाउन है, घर में बैठना है, घर में बैठ के भी जो है वो एक्सरसाइज ज़रूरी है अपने जिस्म को ठीक रखने के लिए, तो कितना ज़रूरी है घर में रहने वाले लोगों के लिए भी एक्सरसाइज? बहुत सारी बॉडी वेट की एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन है और जैसे कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो इसमें ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा, अपना जो दिन के अंदर एक टाइम हो 25 से 30 मिनट जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आप पुशअप्स वगैरह कर सकते हैं, बॉडी वेट के स्क्वाट्स कर सकते हैं घर पे। अभी ये इसकी जो नीड है एक्सरसाइज की वो बढ़ गई है। पहले हम इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते थे। अभी कोविड के दिनों में अभी लोगों के अंदर काफ़ी शऊर आया है, क्योंकि जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। और उसको आप जब बैकअप करते हो अच्छी और क्लीन फूड के साथ, जब उसको बैकअप करते हो आप, तो आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होती है और वो आपको एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी देती है बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए। क्योंकि अगर आप देखें जो लोग जिम करते हैं या अपने उनका एक फ़िट लाइफस्टाइल है, वो कोविड के ख़िलाफ़ ज़्यादा बेहतर उनकी इम्यूनिटी है।
उनको वो कोविड की वजह से इतना सफ़र नहीं हुआ जितना कि सेडेटेड लाइफस्टाइल वाले लोग सफ़र होते हैं, या जिनकी ज़िंदगी के अंदर ना हेल्दी फूड है ना कोई हेल्दी एक्टिविटी है। अच्छा, जिस्म के लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए ट्रेनर कितना ज़रूरी है? ट्रेनर इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, वो यूट्यूब से वीडियोस देख लेते हैं। वीडियोस देखना और उसको जिम में जाके इम्प्लीमेंट करना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो ट्रेनर है वो जब आपको सुपरवाइज़ करता है वो आपकी फॉर्म करेक्ट कराएगा, उसका एक्सपीरियंस होता है, उसकी स्टडीज़ होती हैं, उसका एक बैकग्राउंड होता है फिटनेस का, उसके 10, 20, 15 ईयर्स उसकी स्टडीज़ होती हैं, प्रॉपर उसने इसके ऊपर रिसर्च की होती है। तो जब वो आपको गाइड करेगा, जो चीज़ें आपने खुद 6 महीने में करनी है वो ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करके आप वो 2 to 3 मंथ में अचीव कर लेते हो। अच्छा, रमज़ान में किस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए? सुबह फर्स्ट टाइम कर लेनी चाहिए या फिर अफ्तारी के बाद? रमज़ान में बेसिकली आप अफ्तारी के बाद अपने हल्के से जो है सिंपल कार्ब, जिनको हम फ्रूट्स बोलते हैं, डेट्स वगैरह, वो खा के आप जिम के अंदर जाएँ। और आपको बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं करनी, आपको बिल्कुल मॉडरेट वेट के साथ मॉडरेट से 25 to 30 मिनट्स का वर्कआउट करना है, जिसके अंदर आपकी जो है बॉडी वो एक पंप हो जाए और इसको एक अच्छा फील आ जाए। अच्छा, रमज़ान में ये भी होता है कि जो पानी और ज़्यादा खुराक खाने के बाद बंदा मोटापे की तरफ जाता है, उससे किस तरीके से बचा जा सकता है? एक्चुअली करते हैं हम क्या है कि रमज़ान के अंदर हमारी जो ट्रेडिशनल फूड है वो फ्राई फूड और जंक फूड है, तो उससे स्टे अवे करना चाहिए। जब आपकी पूरे दिन की फास्टिंग हुई होती है, आप ऑयली चीज़ें खाते हैं तो उसके ऊपर पानी पीते हैं तो आपकी डाइजेशन जो है वो ख़राब होती है। तो आपको इन चीज़ों को टेक केयर करना पड़ेगा। कोशिश करें जितना कम आप फ्राइड फूड के ऊपर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप फ्रूट्स खाएं। और सहरी के अंदर भी आप कोशिश करें कि ओट्स लें, हनी का यूज़ करें, सिनेमन यूज़ करें, ताकि आपका जो स्टोमक है वो ड्राई नहीं हो। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अब हमने खाना ज़्यादा खा लिया है, अब कोई टेंशन नहीं, हम जिम चले जाएंगे, जिम जाके अपनी एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो खाना जो है वो बेहतर हो जाएगा, खाना हजम हो जाएगा। ये एक बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आपको अपने कैलोरी काउंट के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने कैलोरी काउंट के बाहर जाएंगे। अगर आपने 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाई हैं तो आप जिम के अंदर जाके कितनी बर्न कर लोगे? 300 से 400 कैलोरीज बर्न करोगे। रमज़ान के अंदर वैसे भी ये होता है कि जब पूरे दिन की फास्टिंग होती है तो आप जिम के अंदर जाते हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं होती 1 घंटे से ज़्यादा पुश करने की, तो आप उसको कभी भी बैलेंस आउट नहीं कर सकते जिम में। तो आपको हमेशा एक मॉडरेट जो है ना मुतवाज़न ग़िज़ा के ऊपर रहना चाहिए, कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए आप। अच्छा, ऐसा जिस्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करती पड़ती है? मुझे लग रहा है कि मुझे भी अब कोशिश करनी चाहिए कि एक्सरसाइज करूं और ऐसा जिस्म बनाऊं। कितना टाइम दरकार होता है और क्या क्या खुराक की ज़रूरत होती है और कैसी कैसी गेम? ये एक्चुअली डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो चैम्पियन होता है उसका माइंडसेट जो होता है ना वो आम बंदे से ऊपर का होता है, वो मेंटली बहुत टफ होता है। जो चीज़ें आम बंदे को मुश्किल लगती है, चैंपियन का माइंडसेट ये होता है कि ये मेरे लिए चैलेंज है और मैंने इसको करना है, और उसको कर गुजरता है। उसके लिए टफ नहीं होती, वो उसको इंटिमिडेट करती है। तो जब आपका मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर आप एक्स्ट्रा पुश करते हो। दूसरा, इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपका जिम का डिसिप्लिन तो है ही है, क्योंकि आपको सेक्रीफाई करना पड़ता है। आपकी डाइट आम लोगों से नहीं मिलती। आप शादी के अंदर जाते हैं, आप वो वाला खाना नहीं खाते, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक डाइट प्लान के अंदर चल रहे हैं। दूसरा, आप जिम के अंदर सुबह भी आते हैं, आपको वेट ट्रेनिंग करनी है 1 से 1.5 घंटा, फिर आपको शाम में आना है 1 से 1.5 घंटा कार्डियो करना है। आप काफ़ी ज़्यादा एंटी सोशल भी हो जाते हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, आपने अपनी फिटनेस को टाइम देना होता है। तो इसके लिए सेक्रीफाई भी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन भी चाहिए, और वो कंसिस्टेंट डिसिप्लिन चाहिए लंबे अरसे के लिए। ये नहीं है कि आपने 1 हफ़्ता डाइट किया, 1 हफ़्ता जिम के अंदर अच्छी मेहनत की है, उसके बाद आपने कहा कि कोई मसला नहीं है, अभी मैं चीट कर लूँ। एक चैम्पियन का कभी भी चीट नहीं होता, वो अपने वर्कआउट को और अपनी डाइट को कभी भी चीट नहीं करता। जैसे 7 भाई हैं, ये अभी 5th नंबर पे आए हैं पाक चैम्पियनशिप के अंदर। वो क्यों आए हैं? वहाँ पे कोई 200 से 300 कंटेस्टेंट थे, क्योंकि ये मेंटली उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इनका डिसिप्लिन और इनकी जो डेडिकेशन थी और इनके जो वर्क एथिक्स थे वो उनसे ज़्यादा बेहतर थे, इसलिए ये वहाँ पे ऊपर इन्होंने कंपटीशन विन किया है। बहुत सारे लोग वर्कआउट भी करते हैं, बहुत सारे लोग डाइट करते हैं, लेकिन वो इनके लेवल पे क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका डेडिकेशन और कमिटमेंट जो है अपने गोल की तरफ वो इतनी होती नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं और ख़ासकर खुराक के मुतल्लिक़ भी जानेंगे। भाई वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। भाई वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि ख़ुद की जो ज़िंदगी है उसको सेहतमंद किस तरीके से रखना है, और ख़ासकर ख़वातीन अपनी सेहत के लिए क्या क्या खुराक का इस्तेमाल करें, किस तरीके से जो है वो कसरत करें। इसलिए हमारे साथ
कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो जिम ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं सारा मुमताज़, उनके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं जो नम्रा तारिक हैं, जो हमें खुराक के मतलब आज बताएंगी कि ख़वातीन को जो है वो रमज़ान में किस तरीके से जो है वो खुराक का उनको इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी सेहत के लिए कैसी खुराक जो है इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारा सबसे पहले हम जाएंगे सारा मुमताज़ की तरफ। बताइएगा कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की जो सेहत है उसको बेहतर रखने के लिए कितनी कसरत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए? जितना कि मर्दों के लिए जिम करना ज़रूरी है, ये फ़िटनेस ज़रूरी है, औरतों के लिए भी इतना ही ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में मर्दों को इस चीज़ पे ज़्यादा अहमियत दी जाती है जबकि औरतों को नहीं दी जाती। इसलिए औरतों में बहुत ज़्यादा जो है मेडिकल इश्यूज़ भी पाए जाते हैं। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो वर्कआउट या अपनी कोई फ़िज़िकली एक्टिविटी ज़रूर रखें जिससे वो फ़िज़िकल तो फिट रह सकती है लेकिन मेंटली भी बहुत हद तक फिट रहती हैं। इसलिए औरतों को भी चाहिए कि वो अगर जिम नहीं जा सकती वो घर में ही कोई ना कोई अपनी एक्सरसाइज या अपनी कोई एक्टिविटी रखें। लेकिन हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि अगर औरत एक घर के काम कर रही है तो वो उसी को ही एक्सरसाइज समझ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हर औरत को चाहिए कि वो अपने लिए कुछ टाइम ज़रूर निकाले और वर्कआउट करे ताकि वो भी हेल्दी लाइफ गुजार सके। सर ये भी बताइएगा रमज़ान मुबारक में जो है वो क्या टाइम होना चाहिए कसरत का, कौन सा टाइम जो है वो ठीक रहता है एक्सरसाइज के लिए? रमज़ान मुबारक में वर्कआउट की जो टाइमिंग है वो आपको अपनी कैपेसिटी के हवाले से ही जो है वो एक रूटीन सेट करना चाहिए। अगर आपके पूरे दिन में कोई वर्किंग नहीं है और आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप अफ्तारी से पहले वर्कआउट कर सकते हैं तो आप बहुत हाई इंटेंसिटी ना करें, लो इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप अफ्तारी के बाद वर्कआउट करें। अफ्तारी के बाद वर्कआउट का एक बेस्ट टाइम है, लेकिन यह है कि लोग पूरा रमज़ान यही सोचते गुजार देते हैं कि हम वर्कआउट किस टाइम करें। लेकिन यह है कि आपको वर्कआउट अपनी बॉडी अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही टाइम को सेट करना चाहिए। अगर आप अफ्तारी से पहले वर्कआउट कर रहे हैं तो वो आप थोड़ा लो इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं। ख़ासकर आप एब्स का वर्कआउट बहुत बेस्ट है फास्टिंग में। और अगर आप अफ्तारी के बाद करना चाह रहे हैं तो वो भी आप अपनी जो एनर्जी लेवल दे के, हाँ अफ्तारी के बाद आप 1-2 घंटे बाद थोड़ा हाई इंटेंसिटी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली बात वही आ जाती है कि आपने रमज़ान की जो रूटीन है वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही लेके चलनी होती है। बहुत से लोग हैं जिनको रमज़ान में सारे दिन में कोई काम नहीं हो रहा, वो 2-3 बजे उठ रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि वो अफ्तारी से पहले आधा घंटा पहले या घंटा पहले वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन जो वर्किंग वाले लोग हैं उनके लिए बेस्ट यही है कि वो अफ्तारी के 1 या 2 घंटे बाद वर्कआउट कर सकते हैं। बाकी ये है कि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा हाई इंटेंसिटी, अफ्तारी के बाद आप हाई इंटेंसिटी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अफ्तारी से पहले करना चाह रहे हैं तो वो यही है कि आप थोड़ा लो इंटेंसिटी वर्कआउट करें, उसमें थोड़ा कार्डियो ज़रा कम करें। सर ये भी बताइएगा कि सेहत के साथ साथ ये जो एक्सरसाइज है ये मेंटली तौर पर कितना एक्ट करती है और मेंटली तौर पर आदमी कितना फिट हो जाता है इससे? वर्कआउट से जितना कि आप फिज़िकली फ़िट होते हैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। लाइक जैसे अब आपके पास कोई रूटीन में आपकी एक्टिविटी नहीं है, आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट से आपको थकावट भी फ़ील होती है और आप एक अच्छी नींद सोते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आजकल इस दौर के साथ डिप्रेशन के बहुत से पेशेंट्स हैं, तो ये कि जिम करने से आपका डिप्रेशन भी बहुत हद तक रिलीज़ होता है, आपकी एक एक्टिविटी बन जाती है। और इसलिए जो फिटनेस है वो फिज़िकली तो आपको मेंटेन रखती है, लेकिन जो उसे क्या कहते हैं मेंटली भी बहुत हद तक आपको मेंटेन करती है। इसलिए वर्कआउट आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों ही प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी। इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि बाकी महीनों की निस्बत जो है वो रमज़ान मुबारक में वर्जिश कितनी फ़ायदेमंद है? रमज़ान मुबारक में एक्सरसाइज इसलिए भी ज़्यादा आपको बेनिफिट देती है कि आप प्रॉपर एक फास्टिंग में होते हैं सारा दिन, क्योंकि बाकी एक रूटीन में हम लोग डाइट को इतना फॉलो कर ही नहीं पाते। इसलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि रमज़ान में हम अफ्तारी में ऑयली हर चीज़ खा लेंगे तो हम वर्कआउट से जो है वो कवर कर लेंगे। ये भी बहुत गलत है। आपको रमज़ान में प्रॉपर हेल्दी डाइट के साथ वर्कआउट करेंगे उसका बहुत बेनिफिट है। आपको फ़ैट लॉस में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हम आम रूटीन में प्रॉपर वर्कआउट तो कर रहे होते हैं लेकिन हम डाइट को उतना फॉलो नहीं कर सकते जितना हम रमज़ान में सारा दिन फास्टिंग में रह के और साथ हम अपना वर्कआउट भी करते हैं। तो वो एक जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का बेस्ट मंथ होता है। इसलिए मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आप रमज़ान में अपना वर्कआउट सेशन ज़रूर करें और ये सोचते हुए रमज़ान ना गुजार दें कि हम किस टाइम करें। रमज़ान में आप अपनी रूटीन अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही सेट करें, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उसके हवाले से ही आप अपना वर्कआउट रूटीन सेट करें और रमज़ान में वर्कआउट ज़रूर करें। वर्कआउट के लिए ट्रेनिंग से जो ट्रेनर है उससे मशवरा लेना कितना ज़रूरी है?
वर्कआउट के लिए एक ट्रेनर से मशवरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ट्रेनर आपकी जो बॉडी के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेस्ट जानता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम खुद से वर्कआउट कर लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे, लेकिन जो एक ट्रेनर है वो प्रॉपर आपको गाइडलाइन देता है, आपकी जजमेंट करता है, आपके एंगल्स वगैरह देखता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस बात को सही नहीं समझते और वो खुद से वर्कआउट करते हैं और उनको बहुत सी इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक ट्रेनर जो है वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि आपको किस टाइप का वर्कआउट करना चाहिए और किस टाइम करना चाहिए, कौन सा वर्कआउट आपके लिए बेस्ट है। इसलिए मेरा यही मशवरा है कि आप जब भी वर्कआउट स्टार्ट करें या आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है तो आप ट्रेनर से कंसर्न ज़रूर करें। डॉक्टर नम्रा तारिक, उनसे खुराक के मतलब जानते हैं, वो क्या कहती हैं खुराक के मतलब कि किस तरीके की जो है वो खुराक होनी चाहिए, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए खुराक का दुरुस्त इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। सेहतमंद ज़िंदगी की जैसे आपने बात की कि इसके अंदर मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है बेसिकली उसका क्या रोल है और वो किस तरह हमारे लिए मुफीद है। तो मुतवाज़िन ग़िज़ा की जिस तरह मैं बात करूँ, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारी मोस्टली डाइट जो होती है वो बेस करती है आपकी रोटी चावल, दाल चावल हो गए, यही हमारी जो रूटीन है, सुबह दोपहर शाम हमने यही खाना पीना होता है, ठीक है। इससे आगे भी नहीं हम जाते और इससे पीछे भी नहीं हम जाते हैं, ठीक है। जंक खा लेंगे, थोड़ा सा फ्राइड आइटम्स खा लेंगे, पैकेज फूड्स खा लेंगे, इसके अलावा हमारी और कोई डाइट ही नहीं है, हमारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि डाइट है क्या बेसिकली। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि बैलेंस डाइट जो है, एक मुतवाज़िन ग़िज़ा, उसके अंदर आपने ये देखना होता है कि आपकी जो एक प्लेट है आपकी खाने की, उसके अंदर 5 फूड ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। आपने ये देखना है कि वो 5 फूड ग्रुप्स जो हैं वो आपकी उस प्लेट के अंदर मौजूद हैं। 5 फूड ग्रुप्स में क्या आ जाता है, सबसे पहले आपके आ जाता है अनाज का ग्रुप, ठीक है। अनाज के अंदर आपकी ये आ जाती है जौ वगैरह, वीट वगैरह, गंदम जिसको हम रोटी चावल वगैरह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं फ्रूट्स वगैरह। आपने अपनी प्लेट के अंदर जो पोर्शंस बनाने हैं उसमें आपने एक पोर्शन अनाज का रखा, दूसरा पोर्शन अपने फ्रूट्स का रखा, थर्ड पोर्शन जो आपका आ जाता है वो आपका आ जाता है डेयरी का, ठीक है। उसके अंदर आप या तो साथ दूध वगैरह ले लेंगे, लस्सी वगैरह ले लेंगे, या फिर आप जो है दही, ठीक है, एक छोटी सी कटोरी के अंदर आप 2-3 चम्मच दही साथ रख लें और 1-2 चम्मच जो है वो आपने अपनी रोटी के साथ वो ले लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोटीन्स का फूड ग्रुप। उसके अंदर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर आप लाइक दाल वगैरह कोई सालन ले रहे हैं तो उसके अंदर आप कोशिश करें, आप प्रेफर करेंगे आप मीट वगैरह ले लें। मीट नहीं ले रहे हैं आप कोई अंडा ले लें, कोई इस तरह की चीज़ ले लें, दाल ले लें, ठीक है। ये आपका प्रोटीन का फूड ग्रुप भी जो है वो बैलेंस हो जाएगा। फिर आपकी आ जाती है फ़ैट्स। फ़ैट्स मोस्टली हम लोग जो होते हैं वो उसको इतना नहीं भी फोकस करते हैं, बिकॉज़ वो जो आपकी हमारी जो ट्रेडिशनल एक रूटीन है खाना वगैरह पकाने की, उसके अंदर हमारा फ़ैट्स वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाता है, तो उसकी आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो 5 फूड ग्रुप्स हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके ये बैलेंस होने चाहिए आपकी प्लेट के अंदर। अच्छा, इसमें ये भी शामिल कीजिएगा कि क्या एक शख्स का जो डाइट प्लान है वो कोई दूसरा इस्तेमाल कर सकता है? जिस तरीके से अगर मुझे कोई डाइट प्लान बताता है कि आप ये इस्तेमाल करें, मैं किसी दूसरे को मशवरा दे सकता हूँ? देखिए, जहाँ पर हम डाइट की बात करते हैं ना, कैन यू बिलीव कि ये जो डाइट वर्ड है, डाइटिंग जिसको हम कहते हैं, ये बुकिश नॉलेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं कि डाइटिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें। बेसिकली जहाँ पर बात आती है ना कि आपने वेट लूज़ करना है, आपने वेट गेन करना है, ये सारी टर्म्स जो हैं ये बुकिश नॉलेज में इनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। डाइटिंग वगैरह एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अब फिर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ कि किसी ने अगर वेट लूज़ करना है, वो क्या करेगा, बहुत आसान, आजकल हमारे पास एक हल है कि हम लोग जाएंगे, गूगल करेंगे, वेट लूज़ का प्लान चाहिए, वेट गेन का प्लान चाहिए, किसी भी और चीज़ का आपको प्लान चाहिए, आपको प्लान्स तो मिल जाएंगे, वहाँ पर प्लान्स पड़े हुए हैं, बेतहाशा प्लान्स पड़े हुए हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो आपके लिए है? क्या आपको ये पता है कि वो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग, क्या आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं आपको इस चीज़ का आइडिया होता है। इवन वहाँ पे जो प्लान्स होते हैं वहाँ पर तो ये भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया हुआ होता कि ये मेल के लिए है या ये फ़ीमेल के लिए है, ठीक है। सबसे पहले जब प्लान बनाया जाता है, जैसे हम लोग बनाते हैं, हम लोग पहले देखते हैं हमारे पास कौन आया है, मेल है, फीमेल है, उसका जेंडर क्या है, उसके बाद उसकी उम्र देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उसके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, या उसके अंदर कोई डिज़ीज़ अगर उसको नहीं है, उसको हमने देखना होता है, ठीक है। उसकी बेसिस पे उसको जो है हम रेकमेंड करते हैं कि आपने क्या लेना है, क्या नहीं लेना।
और यही प्लान अगर अब कोई और बंदा फॉलो कर रहा है, उसको अगर कोई वो बीमारी नहीं है जिसको मैंने हाइपरटेंशन का प्लान दिया है और साथ उसने वेट लूज़ करना है, अगर कोई और बंदा फॉलो कर रहा है जिसको हाइपरटेंशन नहीं है और सिर्फ उसने वेट लूज़ करना है, तो आपके ख्याल में क्या वो अपनी सेहत के साथ बहुत भलाई कर रहा है? ये बहुत गलत एक कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। रमज़ानुल मुबारक में अक्सर जो हम लोग हैं वो अफ्तारी के टाइम जो है वो समोसे पकौड़े और ऐसी चीज़ें खाने शुरू कर देते हैं, ये कितनी नुकसानदेह हमारे लिए? अच्छा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना, तो हमारा रमज़ान के अंदर सबसे पहला सवाल जैसे आपने भी मुझसे किया कि अफ्तारी के अंदर ही जो है हम लोग समोसे पकौड़े वगैरह सारा कुछ होता है। अक्सर जो है ना हम लोग यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारी कि हम लोग अफ्तारी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी बात से इख्तलाफ़ नहीं कर रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग सहरी को भूल जाते हैं, ठीक है। वो एक बहुत मेजर जो आपकी एक डाइट का हिस्सा होता है ना रमज़ान के अंदर, बेसिकली सहरी जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि आप लोग क्या करेंगे कि हमने सारा दिन भूखे रहना है। हम लोग जहाँ पर जो लोग एक रोटी खा रहे होंगे वो 2 खाने लग जाएंगे, जो रोटी खा रहे हैं वो पराठा खाने लग जाएंगे, ठीक है। अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। आपने, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, आपने क्वांटिटी को फोकस नहीं करना, आपने क्वालिटी पे फोकस करना है, आपने अपने न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना है, ठीक है। आप उस पे फोकस करेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो भी आप उसको मेंटेन कर सकेंगे। आपका जो एम है ना वो आपका हेल्थ गेन एम होना चाहिए, ठीक है। ये एम नहीं होना चाहिए कि मेरा वेट लूज़ होना चाहिए या मैं वेट गेन कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ, ये आपका एम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यकीन करें कि अस्पतालों में लाइनें लग जाती हैं इस वक्त में जो है मैदे के अमराज की। ये जितना हम फ्राइड आइटम्स खाते हैं, पैकेज फूड्स खाते हैं, हर चीज़, रोज़ा खोला है आपने, साथ ही आपने कोई ठंडी मशरूब पी लिया है, आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए बेहतर होगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। इस मौके पे जहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ कि आपने सुना होगा कि हम लोग जिस तरह नहार मुँह उठते हैं तो हम शहद और नींबू का इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर डाल के, ठीक है। जिनको भी मैदे का मसला है वो सुबह उठकर एक जो चम्मच, छोटा चम्मच होता है चाय का चम्मच, वो शहद का लें, प्लस उसके अंदर आप एक लेमन जो होता है नींबू, उसको आप निचोड़ लें पानी के अंदर। ये ग्लास आपने जो है सहरी करने से पहले आपने एक ग्लास जो है ना नीम गर्म पानी, ये आपने पी लेना है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अब पता चले कि जी मैंने अगर शहद रिकमेंड कर दिया यहाँ पे, तो वो जा के 5-5, 6-6 चम्मच जो है वो शहद के खा रहे हैं कि जी शहद बहुत अच्छा है मैदे के अमराज के लिए। ऐसा नहीं है, इसकी रिकमेंडेशन भी जो है वो हर पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है। अब मैं बात करती हूँ जैसे कि हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं कि अगर आपके लिए जैसे शहद भी बेहतर है, ठीक है, लेकिन अगर उसको साथ डायबिटीज़ भी है, शुगर है उसको, तो वो क्या करेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आप एक देसी लहसुन लेंगे, ठीक है, उसको आपने शहद के अंदर थोड़ा सा डिप करना है और उसको आपने चबाना है, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना कि आप चम्मच से इसको डायरेक्ट ले रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। कुछ लोगों को फिर ये भी मसला होता है कि जी शहद जो है इसकी गर्म तासीर होती है, ठीक है। गर्म और ठंडी तासीर ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको लग रहा है ना कि आपको ये गर्म कर रहा है, गर्म तासीर है इसकी, वहाँ पर आप खुद नोटिस कीजिएगा कि आप जो है पानी की जो कमी है ना आपके अंदर वो हो रही होगी। हमारा जो हाइड्रेशन स्टेटस है ना, सबसे बड़ी जो की है आपकी हेल्थ मेंटेन करने की, वही आप लोग जो है ना वहाँ पर हम लोग गलती कर रहे होते हैं। हम लोग अपनी हाइड्रेशन को ही मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं। जहाँ पर भी आपको कोई भी चीज़ थोड़ा सा नोटिस करेंगे, ये चीज़ अगर आपके लिए थोड़ी सी गर्म तासीर, जिसको आपको लगता है कि इसकी मेरे लिए गर्म है, वहाँ पर आप थोड़े से अपनी पानी की इंटेक थोड़ी ज़्यादा कर दें, ठीक है। तो ये बस थोड़ी सी एक छोटी सी टिप थी, इस पर आप अमल कीजिए। भाई वो तो जरूरी है। हमारे ऊपर ये जो अजाब है, हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। भाई वो तो जरूरी है। हमारे ऊपर ये जो अजाब है, हंगामी दौरों के साथ हमारे साथ और भी मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। रफ़ाकत हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बेशुमार स्टूडेंट्स हैं और इसके साथ साथ ख़ुद भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। फ़ाकत बताइएगा, नई नस्ल के हवाले से बताइएगा, इन फिटनेस से निकल के वो ऑनलाइन गेम में चले गए, क्या कहेंगे नौजवान नस्ल? जी अस्सलाम वालेकुम। ये नौजवान नस्ल के लिए तो ये पैगाम है ही है। बाकी ये है कि ओवरऑल हम सब बंदों के लिए, ख़ास तौर पे वुमेंस के लिए, ये पाकिस्तान में ये ऐसी एक लानत आई है गलत फूड की, फास्ट फूड वगैरह, जिससे हमारी जो हेल्थ बड़ी कंप्रोमाइज़ हो गई है।
तो इसलिए हमें ओवरऑल जो अपनी न्यूट्रिशन है ना है इसके ऊपर बड़ा गौर करना चाहिए, ताकि हम न्यूट्रिशन को अवेयरनेस दे के हम हेल्दी जो लाइफ है लाइफस्टाइल को उसको अपनाने में, ठीक है ना, इसमें हम जो डाइट खा सकते हैं, इसमें हम कम्प्लेक्स कार्ब्स, ठीक है, जो घरों में जो हम बेहतरीन तरीके से इसको कुक करके इसको खा सकते हैं, फास्ट फूड से जान छुड़ा के। कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, इसमें प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स है, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम हम करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये किस तरह इसको कैलकुलेट करके हमको खाना चाहिए। ये प्लेयर के लिए भी ज़रूरी है और हर आम बंदे के लिए भी ये ज़रूरी है। रमज़ान में कैसी डाइट होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो ज़्यादा खाने के बाद जो है वो मोटापे की तरफ चले जाते हैं, उनके लिए कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ या फिटनेस कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज भी है? जी, एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, पर जो हम रमज़ान में ये गलती करते हैं कि हम पूरा दिन भूखा अपने आप को रखते हैं, उसके बाद हम दबा के खाते हैं, जिसके साथ हमारी हेल्थ जो है वो रमज़ान का एक मकसद है रोज़ा रखने का कि हमने रोज़ा रखा है तो उसमें हम अपनी फ़िटनेस को भी जो है ना है वो अच्छे तरीके से उसको अपने आप को फिट रख सकें, कर सकें। तो हम ये गलती करते हैं कि हमने पूरा दिन रोज़ा रखा है, रोज़ा रखने के बाद दबा के खाते हैं, जिससे हम मोटे हो जाते हैं, वज़न बढ़ जाता है। तो उन लोगों के लिए ये है कि जब हम रमज़ान जब आता है, इसमें हमको बड़ा अच्छा गोल्डन चांस होता है कि हम अपने जो वज़न है उसको कम कर सकें। अच्छा, इसमें एक और बताइए, आपके पास स्टूडेंट भी बेशुमार होते हैं जिनको आप सिखाते भी हैं, ये जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ ज़हनी तौर पर कितनी फ़ायदेमंद है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं कि इसमें आपका जो आपका ज़हन है ये बड़ा हेल्दी हो जाता है, दिमाग जिसे हम कहते हैं, और आपके जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इसके साथ बूस्ट अप करते हैं, ये बड़ा हेल्प करती है जो ये ट्रेनिंग होती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे आगाह करिएगा, जो नौजवान नस्ल है इसमें ये स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट में ही एक्सरसाइज ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, जिसके बायस जो है वो बीमार हो जाते हैं या फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अनफिट हो जाते हैं। उनके लिए क्या आप कहेंगे, कोई पहले दिन आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम वज़न जो है वो ज़्यादा उठाएँ और जल्दी से जो हमारा जिस्म बन जाए, उनके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो क्या करें नौजवान? वो नौजवान को ये चाहिए कि सबसे पहले आके वो एक ट्रेनर को हायर करे जो उसको प्रॉपर गाइड कर सके, ठीक है। वज़न मोस्टली इधर जो क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ प्रॉब्लम यही होता है कि वो बंदा आता है और अपने मर्ज़ी से हैवी वेट और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, जिससे वो बीमार हो जाते हैं, उनको मतलब दर्दें होती हैं, बुखार होता है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जिससे अगर स्ट्रेंथ आपकी 100 बंदे आए हैं, ठीक है, तो 80 बंदे तो ऐसे ही घर में चले जाते हैं वापस कि यार ये हमारे बस का काम नहीं है। अरे बाबू भाई, इसमें एक थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि जो नौजवान हैं वो अपनी मदद आपके तहत अपने ऊपर सारा खर्चा करते हैं और काफ़ी खर्चा होता है उनका, कि उनकी खुराक और डाइट बहुत ज़्यादा होती है जब वो गेम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो भी इनकी तरफ कोई तवज्जो देती है या कुछ करती है या नहीं? हुकूमत कर रही है, क्यों नहीं कर रही। हम जब भी मुझे इस चीज़ का गिला है कि कोई भी प्लेयर आता है वो सबसे पहले हुकूमत को रोना रोता है। हुकूमत बहुत कुछ कर रही है जो गेम्स हैं हमारे लिए। सबसे पहले तो गेम्स हैं, उनके जो इवेंट्स हैं उनके एक फ़ंड दे रही है हमें, ताकि हम इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। और हुकूमत यही कुछ कर सकती है, डिपार्टमेंट्स हमें जॉब दे रहा है, नौकरियां दे रहा है। मैं खुद वापडा से, ठीक है, मैं प्लेयर भी हूँ, अभी भी प्लेयर हूँ, जो नेशनल चैम्पियन भी हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रही है। अच्छा, मुकाबले में क्या देखा जाता है जब आप मुकाबले में जाते हैं चैम्पियन में? तो जो नौजवान आते हैं नए शहर से और पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे होते हैं, तो क्या चल रहा होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मेरा जिस्म देखने से पहले पता चल जाता है या फिर स्टेज के ऊपर पता चलता है? नहीं, ये स्टेज के ऊपर ही पता चलता है। इसमें जजिंग पैनल बैठा होता है, तो जब स्टेज के ऊपर कैटेगरीज होती हैं वज़न के हिसाब से, वेट के हिसाब से, जो कैटेगरी ऊपर आती है तो उसमें से 6 पोजीशन निकालनी होती है। ये जजिंग जो पैनल होता है ये वही फ़ैसला करता है। जो हमारे कंपैरिजन जो पोजेज़ होते हैं वो 7 पोजेज़ होते हैं टोटल, तो वो 7 पोज में से जो उनको बेस्ट लगे वो फिर उस हिसाब से उनकी पोजीशन को डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर छोटी उम्र में जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं और वेट लिफ्टिंग जो है वो करते हैं, उनकी हाइट छोटी रह जाती है। इसमें क्या हकीकत है, ये सच में ही ऐसा होता है या फिर ये सिर्फ बातें ही हैं? नहीं, ये एक मिथ है, इसमें कोई सच नहीं है, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं।
जो हाइट है ना, जो हाइट है वो आपके ये जीन्स में होती है, जेनेटिकली होती है, ठीक है, जो पीछे से आपको गॉड गिफ्टेड मिलती है। ये इसका कोई अमल दखल नहीं है ट्रेनिंग का। जिसकी हाइट जितनी होनी है उतनी ही होनी है, चाहे जितनी मर्जी ट्रेनिंग करे। मिथ इसलिए है कि हमारा एक कैटेगरी होती है वेट लिफ्टिंग, उसमें लोग अक्सर देखते हैं कि उनकी हाइट छोटी होती है। वो मसला ये है कि वो प्लेयर ही वो लेते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, ताकि वो इजी तरीके से उसको लिफ्ट कर सकें वेट को। अच्छा, मोटापे से कैसे बचा जा सकता है? अक्सर जो मोटापे के लोग अपने घरों में बैठे हैं उनको शायद पता चले कि मोटापे से किस तरीके से पता चल सकता है? मोटापे से पहले हमारी बात हो रही थी रमज़ान के ऊपर, उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं। उसके ऊपर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हमारी डाइट है, हम पूरा दिन जो भूखे रहते हैं, ये गर्मियों का ख़ास तौर पे ये मौसम होता है, उसमें रोज़ा रखना होता है, तो ये फास्टिंग बड़ी लंबी होती है। तो हमें इसमें ये सबसे पहले ये ख्याल रखना चाहिए, डाइट तो चलो हमने खानी है, तो इसमें बंदे की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, ठीक है, पूरा दिन प्यास की वजह से। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले डाइट से पहले हम ये ख्याल रखें कि हमने पानी को जो है ना वो अच्छी क्वांटिटी में पीना है। अच्छा, इसमें ये भी है कि बंदे कहते हैं कि जी हमने खाना ज़्यादा खा लिया तारी के बाद, अब जाके हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जो हमने खाया है वो बेहतर हो जाए। क्या इसमें की कहता है? इसमें ये है कि ज़्यादा खाना तो नहीं चाहिए, ठीक है, ज़्यादा खा के आप ट्रेनिंग कैसे करेंगे। बाकी ये है कि अभी पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस आ रही है जिमों में कि जिमों की टाइमिंग जो है वो काफ़ी लेट तक लेके जा रहे हैं रमज़ान में। तो एक बंदे ने अफ्तारी की है तो उससे 3-4 घंटे बाद जाके अपने जिम में ट्रेनिंग कर सकता है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, और फिर मैं वही बात करूँगा, पानी को ज़्यादा पिए, डाइट को कम खाए, ताकि रोज़े का उसको फ़ायदा हो। उसकी हेल्थ जो है काफ़ी, जो इसमें मर्ज़ है जो इंसान के, उसमें भी बड़ा हेल्प करता है। अफ्तारी के टाइम जो है हम मीठा पानी और मीठी चीज़ें भी खाते हैं, वो कितनी नुकसानदेह हैं हमारे लिए या फ़ायदा मैंने क्या उसमें हकीकत है? जो चीनी है बेसिकली ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अभी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो हमें डिसाइड करके दी है इसकी रेशो, वो 32 ग्राम से 35 ग्राम एक नॉर्मल बंदे की दी है। जो बहुत ज़्यादा एक्टिव बंदे हैं, जैसे एक प्लेयर होता है, वो मैक्सिमम इसको ज़्यादा यूज़ कर सकता है, थोड़ी सी ज़्यादा। पर प्रॉब्लम इधर ये है कि हम रमज़ान में मशरूब ऐसे बनाते हैं जिसमें 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक बंदा ही पी रहा है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। चीनी जो इंसानी बॉडी है इसको इस तरीके से डाइजेस्ट नहीं करती, ये अंदर ही रहती है। फिर इसका प्रॉब्लम ये है कि ये सिंपल कार्ब्स हैं। चीनी जब बंदा पीता है, जितने आपके ग्लाइकोजन को ज़रूरत होती है एनर्जी की वो ले लेता है, बाकी मोस्टली ज़्यादा 90% 95% बच जाती है। वो सारी स्टोरेज जो हमारी एनर्जी होती है, जिसे हम फैट कहते हैं, वो सारी स्टोर हो जाती है। इससे काफ़ी फिर प्रॉब्लम आती है आपकी हेल्थ में। आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है ना, आपकी शुगर हार्मोन जो है वो ख़राब, जिसे हम शुगर कहते हैं, ठीक है, और आपके दिल की बीमारियां इसी से जन्म लेती हैं। अच्छा फाक भाई, एक बड़े अहम बात है ये प्लेयर्स के लिए होंगी कि लॉकडाउन है, अगर 1 साल या 6 माह कोई प्लेयर अपनी गेम ट्रेनिंग नहीं करता, जैसे एथलीट्स के प्लेयर्स हैं, उसके साथ साथ ये जो मुकाबले आ रहे हैं साउथ एशियन गेम, अगर वो 6 माह या 1 साल गेम नहीं करते तो दोबारा उनको रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? देखिए, एक प्लेयर की एक पीक टाइम होता है, ठीक है। अपनी पीक टाइम को अगर वो छोड़ के बैठ गया ना 6 महीने, तो उसको बहुत देर लगती है, सालों साल लग जाता है। वहीं पर कभी 6 महीने साल एक बंदे ने मिस कर दिया है अपना पीक टाइम छोड़ के। वो अपनी पीक को दोबारा पहुंचने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत भी, और टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है। एक आम प्लेयर है वो अगर छोड़ते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर, एक देखें ना, एक जो टॉप लेवल का प्लेयर होता है उसकी एक पीक होती है, ये मैं पीक की बात कर रहा हूँ। बाकी नॉर्मली एक प्लेयर, नॉर्मल प्लेयर है, वो अगर छोड़ता है 6 महीने छोड़ता है, मैक्सिमम 1.5 या 2 महीने में वो अपनी रिकवरी कर जाता है सारी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज हमने आपको बताया कि अपनी जो सेहतमंद ज़िंदगी किस तरीके से गुजारें और क्या क्या चीज़ें जो है वो ख़ुराक खानी चाहिए, रमज़ान में किस तरीके से जो है वो अपना डाइट प्लान जो है वो रखा जाए, और किस तरीके से जो अपनी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जो है वो नशोनुमा बेहतर कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको इन तमाम बातों से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगली रिपोर्टर डायरी पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार अमली तौर पर इकदाम भी करें।